जी, लेट अस स्टार्ट। लास्ट क्लास का रीकैप कौन बच्चा करेगा? व्हाट वी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास। कोई उसके पॉइंट्स कोई बच्चा मुझे बताएगा? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, अक्सा। सर, जो हमने लास्ट में पढ़ा था वो ये था कि वाई शुड द लेजिस्लेचर बी पावरफुल, कि इसको ज्यादा पावरफुल क्यों होनी चाहिए। कि एक तो ये सर, इट रिप्रेजेंट्स द विल ऑफ पीपल और ये लॉज क्रिएट करता है। अगर ये वीक हुआ तो बैलेंस ऑफ पावर वो डिस्टर्ब हो जाता है, और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अलाउ करता है कि वो मोर ज्यादा पावरफुल हो जाए, तो इससे करप्शन हो सकती है। एक तो लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, और आइन में, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स करना भी इसका काम है लेजिस्लेचर का। और आइन से, कॉन्स्टिट्यूशन से बाकी तमाम इंस्टीट्यूशंस और डिपार्टमेंट्स और गवर्नमेंट एजेंसीज अपनी पावर डिराइव करती हैं। तो इसलिए लेजिस्लेचर इज द मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस एंड इट शुड बी द मोस्ट पावरफुल। ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट आप ही बताओगी या कोई और बच्चा बताएगा कि द सेकंड पॉइंट, व्हाई द लेजिस्लेचर और द पार्लियामेंट शुड हैव द मैक्सिमम पावर? दो पॉइंट्स मैंने बताए थे। सर, दूसरा मुझे याद नहीं आ रहा। सारी डिस्कशन ही दूसरे पॉइंट पे थी, हमारी पूरी क्लास उसी अच्छा पॉइंट सर, पर। वो एजीपी वाला। एजीपी का उसमें जिक्र आया था, लेकिन पॉइंट क्या था? सर याद नहीं है। दूसरा पॉइंट ये था कि पावर के ऊपर अगर चेक्स हों तो पावर करप्शन की तरफ नहीं जाती। तो लेजिस्लेचर के पावर के ऊपर मैक्सिमम चेक्स हैं। एग्जीक्यूटिव से भी दो चेक्स ज्यादा हैं लेजिस्लेचर के पावर के ऊपर। एग्जीक्यूटिव के पावर से भी दो चेक्स ज्यादा हैं। इसलिए लेजिस्लेचर का करप्शन की तरफ जाना सबसे कम चांस है कि लेजिस्लेचर करप्शन की तरफ जाएगा, और इसलिए उसकी पावर मैक्सिमम होनी चाहिए। अब याद आया? जी सर, लिखा हुआ है मैंने। चलो। और ये है कि अभी मैंने बताया कि लेजिस्लेचर के ऊपर एग्जीक्यूटिव से भी दो चेक्स ज्यादा होते हैं। वो कौन से दो चेक्स हैं जो सिर्फ लेजिस्लेचर के ऊपर होते हैं, एग्जीक्यूटिव के ऊपर नहीं होते? सर, आपने सर ये बताया था कि चलो, ये वर्दा को बोलने वर्दा को बोलने देते हैं अभी। सर ये आपने बताया था कि चेक्स एंड बैलेंस ऑन एग्जेक्टिव बाय द लेजिस्लेचर है। ये है बाय द एजेंसीज एंड द फर्स्ट वन वाज द ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान। और और उसके अलावा आपने बताया था सेकंड चेक इज बाय द इंस्टीट्यूशंस नैब एफआईए एंड ठीक। ओम्बड्समैन। दैट वाज आल्सो इंक्लूडेड प्रीवियसली इन द लेक्चर। एंड द थर्ड और चेक इज द चेक ऑफ मीडिया ठीक। एंड द पब्लिक। मीडिया एंड द पब्लिक आर इंटर रिलेटेड, क्योंकि जो भी होता है ब्यूरोक्रेट वो जो है वो आंसरेबल होगा टू द पब्लिक एंड मीडिया ऑल्सो। ठीक है। और इसके अलावा मैंने ये कहा था कि जुडिशरी का भी एक चेक हुआ करता है एग्जीक्यूटिव के ऊपर। ठीक है। और लेजिस्लेचर का भी चेक होता है। लेजिस्लेचर का एक, जुडिशरी का जो दो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी चेक करते हैं एक्सेसेस बाय द एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी के ऊपर। चेक लेजिस्लेचर का भी होता है, जुडिशरी का भी होता है। ये भी हो गया।
तो क्वेश्चन मेरा ये है कि इन चेक्स के अलावा वो कौन से दो चेक्स हैं जो लेजिस्लेचर के ऊपर होते हैं, एग्जीक्यूटिव के ऊपर नहीं होते? मेरी एक्सपेक्टेशन है बच्चों कि आप अगली क्लास में मुझे एटलीस्ट ये चेक तसल्ली ऑफ द करा वोटर दोगे। ठीक है, चेक ऑफ द वोटर, और बताओ? एंड द ऑपोजिशन। ऑपोजिशन का विद इन द पार्लियामेंट, विद इन द लेजिस्लेचर चेक होता है। और वोटर का चेक ये है कि हर 5 साल के बाद लेजिस्लेचर ने, इलेक्टेड बॉडी ने अवाम के पास जाना होता है और हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, लाखों लोगों से अप्रूवल मांगते हैं कि हमें दोबारा नौकरी में आने दिया जाए। ये दो चेक्स जो हैं ये पिक्यूलियर टू द लेजिस्लेचर हैं, ये किसी के ऊपर नहीं है। तीसरा इंस्टीट्यूशन इज द जुडिशरी। जुडिशरी के बारे में मैंने क्या बताया था कि उसके ऊपर कौन से चेक्स होते हैं? सर आपने बताया था कि जुडिशरी हैज जीरो पावर और उसके ऊपर कोई भी चेक नहीं होता। पहली बात यह है कि उसके ऊपर कोई चेक नहीं होता, इसलिए दूसरी बात यह है कि उसके पास पावर भी नहीं होती है। उसके पास कोई पावर नहीं होती। आप लोगों को पता है कि प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो पार्डन कर सकता है। पार्डन कर सकता है सजाए मौत के मुल्जिम को, सजाए मौत के मुजरिम को वो पार्डन कर सकता है, उसकी सजाए मौत को माफ कर सकता है, उसकी सजाए मौत को वो उम्र कैद में बदल सकता है। तो पार्डनिंग पावर अभी भी प्रेसिडेंट के पास है। उन ऑर्डर्स के बावजूद, उस वर्डिक्ट के बावजूद जो जुडिशरी की तरफ से आ गया, एक पावर पार्लियामेंट के पास ही होती है। अच्छा, ये बच्चों ने जहन में रखना है कि प्रेसिडेंट ऑल्दो किसी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में नहीं होता, ना अपर हाउस सेनेट में, ना लोअर हाउस नेशनल असेंबली में, स्टिल द प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। वो किसी हाउस में नहीं होता लेकिन पार्लियामेंट का पार्ट जरूर होता है। तो पार्लियामेंट के पास ओवरराइड करने की पावर, इस तरह एक एग्जांपल हम देख रहे हैं कि जिसमें पार्लियामेंट के पास ओवरराइड करने की पावर है जुडिशरी के वर्डिक्ट को। ठीक हो गया? तो इस पे हमने ये कहा कि अगर जुडिशरी के पास के ऊपर कोई चेक नहीं होता तो उसको पावर देना खतरनाक होगा। क्यों खतरनाक होगा? कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। एब्सोल्यूट पावर कौन सी होती है? जिसके ऊपर कोई चेक नहीं होता। डिक्टेटर्स की, बादशाहों की, मिलिट्री रूलर्स की पावर्स जो हैं वो एब्सोल्यूट होती हैं। उनके ऊपर कोई चेक नहीं होता। उन पे कोई मीडिया बात नहीं कर सकता, कोई जुडिशरी उन्हें नहीं बुला सकती है। इसलिए आप लोगों को, आप लोग अगर थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ो तो आप देखोगे कि जब भी मिलिट्री टेक ओवर होता है, जब भी कू होता है, मार्शल लॉ लगता है मुल्क में, तो डिक्टेटर सबसे पहला काम ये करता है कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड करता है। नंबर वन, कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड करता है कि लॉ ऑफ द लैंड अब आज से क्या होगा, जो मैं कहूंगा, माई वर्ड विल बी द लॉ ऑफ द लैंड। और उसके लिए उसको रिप्लेस करता है कॉन्स्टिट्यूशन को। पाकिस्तान में आप सारे मिलिट्री टेक ओवर्स देख लो, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन इज रिप्लेस्ड बाय पीसीओ, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। पीसीओ, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, ये एक ऐसा फ्रेमवर्क होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन की जगह पर लॉ ऑफ द लैंड बन जाता है। प्रोविजनल का मतलब है अबूरी, अबूरी का मतलब है अबूर करने का टाइम में जो लॉ होगा। यानी इस वक्त ट्रांजिशन के पीरियड में हर दफा डिक्टेटर आके यही धोखा देता है कि वो एक ट्रांजिशन के लिए आया है, उसने 90 दिन में इलेक्शंस करवाने हैं, वो इस अबूरी दौर में सिर्फ रूल करेगा और उसके बाद एक बहुत अच्छे इलेक्टेड बॉडी के हवाले वो मुल्क का
हुकूमत का मेंटल पास कर देगा टू द इलेक्टेड बॉडी। तो हर दफा जब भी डिक्टेटर आता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड करता है, पीसीओ लेकर आता है। पीसीओ इज द प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। ये लिख दिया जाए बच्चों के लिए, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर विच इज द पीसीओ। जितने आपके पास डिक्टेटर्स आए पाकिस्तान में, और 10-10, 11-11, 9-9 साल के लिए डिक्टेटर्स आते रहे, तो उन्होंने हर दफा पीसीओ लेकर आए। पीसीओ इज प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, जिसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड हो गया है। जो लॉ ऑफ द लैंड था, उसमें जिसको जो भी सिविल राइट्स अश्योर किए गए थे वो सस्पेंड हो गए हैं। किसी का कोई राइट नहीं है। राइट वही होगा जो डिक्टेटर डिसाइड करेगा। तो पीसीओ इज अ प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। वो डॉक्यूमेंट लाने के बाद अगला काम डिक्टेटर क्या करता है हर दफा, कि जुडिशरी को कहता है कि नए सिरे से हलफ लो। हल्फ जो है वो एक नया ओथ लो। नया ओथ अंडर द पीसीओ, क्योंकि इससे पहले जो जजेस जजेस जब भी जुडिशरी में, चाहे वो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाके बैठते हैं, तो वो एक ओथ लेते हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उन्हें कहा जाता है कि अब आप, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही मुल्क में नहीं है और उसकी जगह पीसीओ है, तो पीसीओ के तहत आप हल्फ लें। ये आप पिछले अखबारात में अभी भी गूगल करोगे तो पीसीओ जजेस की एक टर्म इस्तेमाल होती है, कि फलां तो पीसीओ जज था कि उसने बड़ी बुरी हरकत की थी कि उसने पीसीओ के तहत हल्फ लिया था। तो हमारे यहाँ सारी जुडिशरी ही, जब भी मिलिट्री टेक ओवर होता है तो सारे ही पीसीओ जजेस होते हैं। कभी भी हमारे पास ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने, शायद एक आधा इंस्टेंस हो जहां पर रिजाइन कर दिया हो कि मैं इस तरह का हल्फ नहीं लूंगा, कि मेरा हल्फ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है, और कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो आई वोंट वर्क अंडर अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। ये सारी कहानी इसलिए बता रहा हूं, जहां से हम चले थे वो ये था कि डिक्टेटर्स, बादशाह, वो एब्सोल्यूट पावर एंजॉय करते हैं और उनको किसी तरफ से कोई चेक नहीं आना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जो उन्हें चेक दे सकता है, जिस तरह आपने देखा पार्लियामेंट के ऊपर भी जुडिशरी का चेक होता है, वो इंस्टीट्यूशन जो उन्हें चेक दे सकता है या उनकी पावर को बैलेंस करने की तरफ जा सकता है, वो इंस्टीट्यूशन उन्हें पसंद नहीं आता, और उसको वो नए सिरे से एक नए हल्फ के तहत, एक नए ओथ के तहत वो उसे लाना चाहते हैं, ताकि वो डिक्टेटर को उसके जो भी अजाइम हैं, जो भी वो काम करना चाहता है, उसमें उसकी राह में ना आ सके वो इंस्टीट्यूशन। तो जुडिशरी को हर दफा पीसीओ के तहत एक ओथ दिलवाया जाता है, जिसके बाद दे आर बेसिकली दे आर बेसिकली सबसर्वियंट। वो ताबे हो जाते हैं, वो सबऑर्डिनेट हो जाते हैं टू द डिक्टेटर एंड नॉट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लैंड। जी वर्दा, आपका क्वेश्चन। सर ये जो पीसीओ होता है ये सिर्फ डिक्टेटर्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं या वही इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं? नहीं, करवा सकते नहीं बेटा जी। ये कोई लीगल चीज नहीं है। वो कुछ कुछ सीनियर वकला को, कुछ रिटायर्ड जजेस को बिठा के कहते हैं मुझे एक ऐसा डॉक्यूमेंट बना के दो। इट इज नॉट अ लीगल डॉक्यूमेंट इन द सेंस के कहीं पर लिखा हो दुनिया के किसी
लीगल किताब में लिखा हो, कानूनी किताब में लिखा हो कि पीसीओ इस तरह का होगा। ऐसा नहीं है। हम सिर्फ देखते हैं कि हमारी हिस्ट्री में हमें बार बार पीसीओ नजर आ रहा है। दिस इज समथिंग, क्योंकि डिक्टेटर्स जो हैं वो पिछले डिक्टेटर्स की रिवायात पे चलते हैं। वो देखते हैं कि पिछले डिक्टेटर ने क्या किया था, उस डिक्टेटर को कहाँ से चैलेंज आ सकता था। उसको जुडिशरी से आ सकता था। जुडिशरी से इसलिए आ सकता था कि जुडिशरी ने ओथ लिया होता है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड किया जाएगा, पीसीओ का एक डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा जिसके लिए उन्हें कुछ सीनियर वकला और कुछ रिटायर्ड जजेस, कोई एक दो नाम हमारी हिस्ट्री में बड़े बार बार आते रहे हैं कि उन्होंने पीसीओ ड्राफ्ट करके दिया। इट इज नॉट डॉक्यूमेंट जो कहीं कानून में लिखा हुआ है, कहीं आइन में लिखा हुआ है कि पीसीओ इस तरह का होगा। नो, ये हर दफा डिक्टेटर अपनी मर्जी के वकला को बताता है कि मुझे इस तरह का एक ऑर्डर चाहिए जिसमें मैं ये काम कर सकूं। उस पीसीओ के तहत जब जनरल मुशर्रफ ने जुडिशरी से ओथ लिया, तो उसके बाद उसने कहा कि मुझे, तो जुडिशरी के सामने उसका केस गया। तो जुडिशरी ने, ये इफ्तिखार चौधरी की जुडिशरी थी। इफ्तिखार चौधरी एक मशहूर नाम है हमारी हिस्ट्री का, और उसने ज्यादा नुकसान पहुंचाया है सर्व करने के मुकाबले में। तो इफ्तिखार चौधरी की जुडिशरी ने उसे कहा था कि जनरल मुशर्रफ एज सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान में कोई नेस्ले की कंपनी है जिसका सीईओ होगा, सीईओ को इफ्तिखार चौधरी की जुडिशरी ने अलाउ किया था कि वो सिंगल हैंडेडली जो भी आइन में तरमीम करना चाहता है उसको अगले इतने 3 या 4 साल, मेरे ख्याल में था 3 या 4 साल के लिए, उसको हम अलाउ करते हैं। जुडिशरी अलाउ करती है कि वो आइन में, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई भी चेंजेस करना चाहता है, ही हैज द राइट टू डू इट। तो अभी हम इस ये गप तो बहुत सारी क्लासेस में, बहुत सारे डिस्कशंस में आगे लगती रहेगी। अभी हम टॉपिक की तरफ आ रहे हैं। टॉपिक ये है कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, और एब्सोल्यूट पावर वो होती है जिसके ऊपर कोई चेक नहीं होता। तो डिक्टेटर जो है अपनी पावर को एब्सोल्यूट रखने के लिए पहले न्यूट्रलाइज करता है जुडिशरी को। वो आते ही पहले जुडिशरी के पर काटता है। उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड करता है, पीसीओ बनाता है और जजेस को कहता है कि पीसीओ के तहत हल्फ लो। तो जहां पर हमने ये बात की थी कि इतने ज्यादा चेक्स होने की वजह से सबसे कम करप्ट होने का चांस पॉलिटिकल क्लास का है, पार्लियामेंट का है, सबसे कम। तो उसी वक्त मैंने आपको, जहां पर जस्ट नोट पे हमने ये डिस्कशन खत्म की थी, वो नोट ये था कि ऑफ द 5 पिलर्स द लीस्ट करप्ट आर द पॉलिटिशियंस। किस किस में? जजेस, जनरल्स, जर्नलिस्ट्स, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस, द द पार्लियामेंटेरियंस। इनमें सबसे कम करप्ट आर द पॉलिटिशियंस। मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा करप्ट आर द ब्यूरोक्रेट्स, उसके बाद जजेस। उस खैर, दिस इज टू सब्जेक्टिव, ये मेरा अपना एनालिसिस है। इसको कहीं हम ऑब्वियसली जब तक डेटा इसे सपोर्ट ना करे कहीं लिख नहीं सकते। दिस इज वेरी सब्जेक्टिव, ये मेरा अपना एनालिसिस है कि मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा करप्ट आर द ब्यूरोक्रेट्स, देन आर द judges, then are then is the military, then the journalist, और उसके बाद politicians। Politicians are the least corrupt, क्योंकि उनके ऊपर इतने चेक्स होते हैं। उनके उनके लिए करप्शन के एवेन्यूज उस तरह के होते ही नहीं हैं जिस तरह के बाकियों के पास होते हैं, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस और द लैक ऑफ चेक्स ऑन देयर पावर।
इसी क्लास में हमने लास्ट क्लास में एक बात ये भी डिस्कस की थी कि ऑब्वियसली कि जुडिशरी की पावर जीरो होती है, जुडिशरी के पास कोई पावर नहीं होती, क्योंकि उसके पास उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता। बच्चों के लिए ये नोशन भी बड़ा, जो बच्चे ये नोशन पहली दफा सुनते हैं उनके लिए ये बड़ा हैरान कुन होता है ये बात सुनना कि जुडिशरी इज अ पावरलेस, इट्स अ टूथलेस एंड अ पावरलेस इंस्टीट्यूशन। क्योंकि हमारे जहनों को जो प्रोपागेंडा मशीनरी फीड कर रही होती है, और ये जहन में रखो कि प्रोपागेंडा का टारगेट मैं और आप होते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट अर्बन पॉपुलेशन इज द मोस्ट फेवरेट टारगेट ऑफ प्रोपागेंडा। नोम चॉम्स्की का नाम सुना होगा बच्चों ने। चॉम्स्की एक एंटी इंपीरियलिस्ट अमेरिकन फिलोसोफर है, लिंग्विस्ट है। तो उसने ये बताया था कि प्रोपेगेंडा का मोस्ट फेवरेट टारगेट यूनिवर्सिटी अर्बन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स होते हैं। उसका टारगेट वो फ्रूट की रेडी वाला, वो छाबड़ी वाला, वो दिहाड़ीदार मजदूर, वो रिक्शे वाला, वो उसका टारगेट नहीं होते। उसका टारगेट मैं और आप होते हैं। हम लोगों को इतना प्रोपेगेंडा टारगेट कर रहा होता है, और अब प्रोपेगेंडा के पास एक जमाने में सिर्फ एक प्रिंट अखबार हुआ करता था और थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता था जिसमें एक चैनल होता था। और उसके बाद आज के दौर में सोशल मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है प्रोपेगेंडा का। तब प्रोपेगेंडा हमें हमारे बहुत सारे नोशंस को, जिनके बारे में फर्स्ट वर्ल्ड सिविलाइज्ड वर्ल्ड बड़ा क्लियर हो चुका हुआ है, हम उनके बारे में भी कंफ्यूजन का शिकार अभी तक हैं। तो उनमें से एक नोशन ये है कि जुडिशरी, क्योंकि और हमारे जहनों को कंफ्यूज करने के लिए रिलीजियस प्रोपेगेंडा का टूल बड़ा इफेक्टिव टूल है, जहां पर यह कह दिया जाए कि क्योंकि हजरत उमर काजील कुजात के सामने पेश हुए थे, उनकी अदालत में पेश हुए थे। काजील कुजात इज द चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस के सामने हजरत उमर जैसा जय्यद सहाबी वो हाजिर हुए थे, तो इट शोज कि द मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस इज द जुडिशरी। इट इज द जुडिशरी। तो हमें इस तरह के रिलीजियस मैनिपुलेशन के जरिए हमारे जहनों को ऑब्वियस ट्रूथ्स से दूर किया। ऑब्वियस वो ट्रूथ्स हैं बच्चों ने, आपको पता है कि हमारा टारगेट एनालिसिस है, एनालाइज करना है हमने इश्यूज को। तो एनालिसिस में आप कौन से फैक्ट्स को इरिफ्यूटेबल फैक्ट समझोगे, कौन से फैक्ट्स को आप समझोगे कि भाई ये बात बिल्कुल ठीक है। उसके लिए एक सिंपल सा तरीका है जिस पे दुनिया का कंसेंसस है, जिस पर पूरी दुनिया डाउट नहीं करती, जिस नोशन पे, उस पे अगर आप डाउट कर रहे हो तो थोड़ा सा मजीद पढ़ने की कोशिश करो। आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रोपागेंडा का शिकार हो रहे होगे। तो अपने प्री फॉर्म्ड नोशंस, अपने बायसेस को उतारना, अपने बायसेस से जान छुड़ाना, वो एनालिसिस करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होगा आपका एनालिसिस की तरफ जाने के लिए। The whole of the first world, the civilized world, believes that the judiciary should have, and in fact has, no powers. और इस वजह से अगर हम देखें तो हम अब जरा अपनी रियलिटी की तरफ आते हैं कि हमें नजर आता है कि हमारे यहाँ जुडिशरी एक प्राइम मिनिस्टर को हैंग करने का फैसला दे देती है। एक प्राइम मिनिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो वाज हैंग्ड बाय द जुडिशरी। एक प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी was sent packing. He was deposed as prime minister by the Iftikhar Chaudhry's judiciary. एक और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ
He was deposed as prime minister by an other superior judge. तो हमारे पास हमारी हिस्ट्री राइफ नजर आती है, हमारी हिस्ट्री में वन आफ्टर अनदर एग्जाम्पल मिलती है जहां पर जुडिशरी इज seen as a superior institution to the parliament. और फ्लिम्जी ग्राउंड्स पर इफ्तिखार चौधरी जो हैं वो कहते हैं कि यूसुफ रजा गिलानी ने उनके हुक्म के तहत उन्होंने, क्योंकि एक स्विस बैंक्स को एक लेटर लिखना था जो इफ्तिखार चौधरी ने हुक्म दिया था और यूसुफ रजा गिलानी ने नहीं लिखा था, तो उस हुक्म के तहत, उस हुक्म अदूली की वजह से उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, जिस की वजह से ही इज अ कॉन्विक्ट, ही इज, वो एक मुजरिम है, और एक मुजरिम होने की वजह से ही सीजेस टू बी द प्राइम मिनिस्टर। उसी मोमेंट पे वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे। हमारी हिस्ट्री में सच इंस्टेंसेस आर राइफ। आपसे अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर चुका हुआ हूं कि अगर इफ्तिखार चौधरी के इस डिसीजन को प्रेसिडेंट चाहते, जो जरदारी वाज द प्रेसिडेंट, तो वो कह सकते थे कि ओवरटर्न कर रहा हूं और मैं इस डिसीजन को उसे प्राइम मिनिस्टर गिलानी को मैं माफ करता हूं, लेकिन जरदारी ने ऐसा नहीं किया। उसके बहुत सारे, एक एक डिफरेंट डिस्कशन है, बिकॉज democracy was new to the country. Democracy was new to the country, and they did not want, the political class did not want a clash of the institutions. क्योंकि बिल्लियों की लड़ाई में बंदर रोटी ले जाता है। समझ गए हो इशारा, या पूरा समझाऊं बंदर कौन है और बिल्लियां कौन है? तो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर रोटी लेके भाग जाता है। तो इसलिए पॉलिटिकल क्लास ने समझा बेहतर ये है कि हम इसको चैलेंज ना करें, और आराम से गिलानी साहब ने अपना बोरिया बिस्तर उठाया और घर जाके बैठ गए, और उनकी जगह राजा परवेज अशरफ प्राइम मिनिस्टर बन गए। और उन्होंने आके वो लेटर लिख दिया जो वो कह रहा था इफ्तिखार चौधरी, तो उन्होंने वो लेटर लिख दिया। तो इससे बुरी बात क्या हुई कि एक प्रेसिडेंट सेट हो गया कि प्राइम मिनिस्टर्स कैन बी सेंट होम बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द कंट्री, और प्रेसिडेंट जो है वो तकरीबन लॉ बन जाता है। तो उसी प्रेसिडेंट पे नवाज शरीफ वाज सेंट होम बाय दी बाय साकिब निसार, अनदर चीफ जस्टिस। बहुत छोटे और पेटी लोग इतने बड़े बड़े मनसबों पर बैठते रहे पाकिस्तान में, जैसे साकिब निसार था। बहुत इनकॉम्पिटेंट और फुल ऑफ हिमसेल्फ, अपनी अम, मुझे पता है कि कुछ बच्चों को ये बात अच्छी नहीं लगेगी कि उसने बड़ा अच्छा काम किया था कि नवाज शरीफ को घर घर भेजा था। हम यहाँ प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। शुड द जुडिशरी हैव द पावर, should the judiciary have the power to send an elected prime minister home? Should the judiciary have that power? The judiciary does not and cannot have that power. जुडिशरी मैक्सिमम ये कर सकती है कि केस को रेफर कर दे पार्लियामेंट को और कहे कि मेरे हिसाब से, चीफ जस्टिस कहे कि मेरे हिसाब से ये बंदा अब सादिक और अमीन नहीं रहा, आप लोग इस पे गौर कर लें। स्पीकर ऑफ असेंबली को भेजा जाए केस कि आप लोग इस पे गौर कर लें। स्पीकर ऑफ असेंबली इस वर्डिक्ट को पार्लियामेंट के सामने, नेशनल असेंबली के सामने रखे कि चीफ जस्टिस ही समझ रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बंदा अब ही इज नॉट फिट इनफ और वर्दी इनफ टू होल्ड द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो द पार्लियामेंट शुड डिस्कस इट
It should be the prerogative of those who have elected him as a prime minister to remove him. और उसको रिमूव करने का कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक तरीका बताता है, विच इज द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। सिर्फ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए प्राइम मिनिस्टर को रिमूव किया जा सकता है। It is yet again my personal and my maybe prejudiced and biased opinion कि जुडिशरी के पास पार्लियामेंटेरियंस के खिलाफ प्रोसिक्यूट करने का, प्रोसीड करने का इख्तियार नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंटेरियंस जब वो when they cease to be parliamentarians, जब वो नेशनल असेंबली के मेंबर या सेनेटर ना रहे, उसके बाद जुडिशरी के सामने जाएं। जुडिशरी शुड नॉट बी ब्रीदिंग डाउन द नेक ऑफ द पार्लियामेंट। Judiciary should not even be seen to be superior to the parliament. मुझे पता है बहुत दिमाग में खुदबुद हो रही है, बच्चे यहां पर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, कुछ सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि मेरी बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, तो भी कर लो, यू आर अलाउड टू डू दैट। एनी क्वेश्चन, एनीथिंग बिफोर वी मूव फॉरवर्ड? सर अभी आपने कहा है ना कि जुडिशरी को डिस्क्वालीफाई नहीं करना चाहिए और वो स्पीकर को रेफर कर दे। तो जब स्पीकर ही उस पार्टी का अपना होगा तो वो तो फिर अनबायस्ड नहीं फैसला देगा। अब जैसे नवाज शरीफ के केस में हम देखें तो अयाज सादिक वाज द स्पीकर, जो कि उनका अपना बंदा है। तो वो तो फिर कभी भी ना उसको डिस्क्वालीफाई करता, और वो तो पैनामा पेपर्स वाला जो आया था उसकी वजह से डिस्क्वालीफाई हुआ था ना, जिसमें बाहर के कंपनी ने प्रूव कर दिया था कि ठीक है ये करप्ट है। जी मेरा बेटा, गुड क्वेश्चन। सारे बच्चों के जो क्वेश्चन हो मुझसे पूछते रहा करो। मैं कोई बहुत बड़ा फलसफी नहीं हूं कि जो बात करूंगा वो सही होगी। अमूमन बातें मैं जानबूझ के भी गलत करता हूं, इसलिए पूछते रहा करो। अभी वर्दा का जो ये क्वेश्चन है कि वो तो स्पीकर उन्हीं की पार्टी का बैठा होगा, स्पीकर उन्हीं की पार्टी का बैठा हुआ है तो वो उसके खिलाफ, बिल्कुल ठीक है, बात में वजन है। द पॉइंट इज कि उस स्पीकर व्हेन ही वाज इलेक्टेड टू द असेंबली, तो अ फ्यू 100,000, 4-5 लाख लोगों ने उसको इलेक्ट किया, उसे मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली बनाया, और वहां पर नेशनल असेंबली में जाके एक फिर वोटिंग हुई और उसको स्पीकर बनाया गया। इसी तरह हर मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली वो लाखों लोगों के वोट से आता है, और उन लाखों लोगों के वोट से आए हुए जो मेंबर्स हैं वो फिर इलेक्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को एज द लीडर ऑफ द हाउस। आप देखो, एक दिस इज अ डिबेट बिटवीन पॉपुलर विजडम, wisdom of the masses, the collective wisdom of the masses, as opposed to the interpretation of law by a single individual. उसको इलेक्ट किया जा रहा है एक करोड़ों का, आप बहुत सारे लाखों के जब कॉन्स्टिट्युएंसी से जीते हुए मेंबर्स पार्लियामेंट में पहुंचते हैं, तो करोड़ों लोगों का, तकरीबन आपके जो 3 करोड़, 3-4 करोड़ लोग जो हैं वो हर दफा वोट कास्ट कर रहे होते हैं। तो 3-4 करोड़ लोगों का एक रिप्रेजेंटेटिव फोरम मौजूद है पार्लियामेंट, और कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा हुआ है, और हम इस चीज पे एग्री कर चुके हुए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स पावर्स टू ऑल अदर इंस्टीट्यूशंस। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा हुआ है कि इसको रिमूव करना है एज द लीडर ऑफ द हाउस, तो उसका तरीका भी कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है, इट शुड बी थ्रू द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। कहीं पर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ कि एक चीफ जस्टिस उठ के ये डिसाइड कर सकता है कि करोड़ों की रिप्रेजेंटेटिव, विच इज पॉपुलर विजडम, विच इज कलेक्टिव विजडम ऑफ द मासेस, विच इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, वो एक चीफ जस्टिस उठाकर, आपने हैव यू सीन हाउ mature democracies behave? आपने ये देखा है कि डू यू नो कि ट्रंप इज अ कॉन्विक्ट, उसे सजा हो चुकी हुई है।
लेकिन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, it does not bar anyone, even a felon, even a convicted criminal, does not bar anyone to go for if it has popular appeal. अगर मासेस अप्रूव करते हैं तो वो हेड ऑफ स्टेट बन के बैठ सकता है। तो ट्रंप जो है वो कन्विक्टेड होने के बावजूद nobody could stop him from running for president and from winning. लोगों ने कहा जहन्नम में जाओ जजेस, तुम्हें क्या पता, हम बेहतर जानते हैं। दिस इज व्हाट डेमोक्रेसी इज अबाउट। डेमोक्रेसी कहती है कि लोग सुपीरियर हैं। डेमोक्रेसी कहती है कि लोगों में खुदा बोलता है। डेमोक्रेसी ये नहीं कहती कि जस्टिसेस, 4, 6, 8, 10 जस्टिसेस वो सुपीरियर होंगे। और अभी जो आगे हमने डिस्कशन करनी है, जो इससे रिलेटेड टॉपिक है, जिसकी तरफ अभी आई टच अपॉन दैट टॉपिक, उस टॉपिक की तरफ जब हम आएंगे तो इस पॉइंट को हम मजीद इलैबोरेट करेंगे कि डेमोक्रेसी 4, 6, 8, 10 जजेस को 4 करोड़ लोगों के ऊपर मुकद्दम नहीं समझती। डेमोक्रेसी अगर आज फैसला कर ले कि कल से जुडिशरी का इंस्टीट्यूशन ही नहीं नहीं होना चाहिए, डेमोक्रेसी विल बी वेल विद इन इट्स राइट टू डू दिस। आई नो कि नो, it can never happen and it should never happen, लेकिन democracy will be well within its right to do it। हम प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। what is the principle? हम who, with whom does sovereignty, sovereignty क्या है? इख्तियार आला किसके पास है? sovereignty lies with the masses in a democracy। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलबत्ता कहता है कि सॉवरेंटी लाइज विद अल्लाह ताला, जिसकी वजह से जिसकी वजह से बहुत मैनिपुलेशन और प्रोपागेंडा हम लोगों को सफर करना पड़ा कि हमने एक ऐसी बात कर दी कि सॉवरेंटी लाइज विद अल्लाह ताला, जो ना भी करते तो भी एक फैक्ट है भाई, सॉवरेंटी तो है ही अल्लाह ताला की। कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात करने की क्या जरूरत थी? पूरी दुनिया की डेमोक्रेसीज कहती हैं कि द मासेस, द लेमन इज द सॉवरन। लेमन के पास पावर है। दिस इज अ डिस्कशन, ये जो एक टग ऑफ वॉर है जिसमें, और ये सिर्फ हमारी स्टेट तक, पाकिस्तान तक लिमिटेड नहीं है, इसमें ये टग ऑफ वॉर और कंट्रीज में भी। अभी हम थोड़ी देर में इंडिया की एक एग्जांपल देखेंगे जहां पर जुडिशरी असर्ट करने की कोशिश करती है और वो करती रही है, और वो चाहते हैं कि दे शुड बी द सुप्रीम, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना जुडिशरी का काम है। जुडिशरी का काम कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना है। वो इंटरप्रिटेशन की वजह से वो ये कहते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के मामे भी वही है और चाचे भी वही है। कॉन्स्टिट्यूशन इज एन इवॉल्विंग डॉक्यूमेंट। वो वक्त के साथ साथ इवॉल्व करता है, वो वक्त के साथ साथ नए सर्कमस्टांसेस के लिहाज से उसमें तब्दीलियां आती हैं, और वो मासेस लेके आया करते हैं। सो मासेस आर द सॉवरेन्स। तो ये डिस्कशन, ये क्वेश्चंस आपके जहन में रहने चाहिए जो वर्दा ने जो क्वेश्चन किया है। आई नो इट्स अ लेजिटिमेट क्वेश्चन। ये लेजिटिमेट क्वेश्चन है, और ये सिर्फ वर्दा के जहन में या जान मोहम्मद और मेहरब के जहन में नहीं है। ये even mature democracies, India is a mature democracy as opposed to us, हमारे मुकाबले में it's a much mature democracy। वहां पर भी इस तरह की क्वेश्चंस अभी तक टोटली आंसर नहीं हुए हैं। लेकिन हम किसी एक प्रिंसिपल पर अग्री करना चाहते हैं। आप लोगों ने एनालाइज करना है तो कोई एक प्रिंसिपल पे अग्रीमेंट जरूरी होगा। अगर आप ये कह भी दें कि एक चीफ जस्टिस ने एक प्राइम मिनिस्टर को ड्यूली घर भेजा था,
तो भी द प्रिंसिपल विल स्टिल रिमेन कि द जुडिशरी डज नॉट हैव एनी पावर. No constitution in the world gives judiciary any power. जुडिशरी के पास अपने एक आम से कैदी को कत्ल कत्ल करने का फैसला दे दिया कि फांसी देने का या कैपिटल पनिशमेंट का फैसला दे दिया एक मर्डरर को, उसको इम्प्लीमेंट कराने का भी इख्तियार वो जेल में जो अथॉरिटीज हैं वो कहें कि नहीं हम नहीं करते, तो वो कह सकते हैं. कहता कोई नहीं है, कहता कोई नहीं है. लेकिन जुडिशरी डज नॉट हैव द टूल्स टू हैव दैट इम्प्लीमेंटेड. सिर्फ वो इम्प्लीमेंट कराना भी जुडिशरी के इख्तियार में नहीं है. कुजा ये कि वो करोड़ों लोगों की एस्पिरेशंस जहां कन्वर्ज हो रही हैं इन द लीडर ऑफ द हाउस, इन द लीडर ऑफ द हाउस करोड़ों लोगों की एस्पिरेशंस का मंबा है प्राइम मिनिस्टर. उसको एक जज उठकर कहे कि तुम प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकते हो, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन प्राइम मिनिस्टर को चेंज करने का सिर्फ एक रास्ता बताता है. तो क्वेश्चन अपने जहन में रखो. मैं ये नहीं कहता कि फौरन जो सर उमर ने कहा है वो हद आखिर है और बस यहीं तक रहना है. लेकिन जो सर उमर का एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है उसको अपने सामने जरूर रखो. अगर कल कोई आपको कहे कि चीफ जस्टिस ने बिल्कुल ठीक किया जो प्राइम मिनिस्टर्स को हटाते रहे, तो आप एटलीस्ट ये कहो कि चीफ जस्टिस कैसे हटा सकते हैं. एक काउंटर आर्ग्यूमेंट के लिए आपके जहन में ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी आ जाए कि इफ यू गिव स्पेस और प्लेस टू दिस आर्ग्यूमेंट एज वेल कि हाउ कम एन इंस्टीट्यूशन विद नो पावर remove the head of an institution with the maximum power. कैसे ऐसा हो सकता है? यहां पर हमने जो अभी पिछली क्लास थी ये तकरीबन उसी की एक्सटेंशन अभी तक हमने गप लगाई कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज, हम रिकैप नहीं करते, कि द पार्लियामेंट इज द मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस एंड इट शुड हैव द मैक्सिमम पावर्स एंड द जुडिशरी शुड हैव द मिनिमम, बल्कि इनफैक्ट नो पावर्स एट ऑल. इससे आगे हम जो चलते हैं जो अगला टॉपिक होगा दैट इज directly related to this topic, and that is separation of powers between the institutions of the state. The separation of powers का concept जो है इस पर questions आते हैं. Separation of powers between the institutions of the state. बच्चे जो हैं वो इमरान खान के बाद से एक नोशन उन्हें बहुत अजीज हो गया कि मुल्क में पार्लिमानी निजाम की जगह सदारती निजाम होना चाहिए. प्रेसिडेंशियल सिस्टम विल सर्व दिस कंट्री बेटर. प्रेसिडेंशियल सिस्टम बेहतर होगा. और ये बात करते हुए किसी ने आज सोशल मीडिया पे बैठ के किसी ने बात की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बैठ के किसी ने ये बात की, तो किसी ने ये बताने की जहमत नहीं की कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लिमानी सिस्टम में फर्क क्या होता है. हाउ आर द टू डिफरेंट? व्हाट इज इट विच इज डिफरेंट बिटवीन द टू? और जो नोशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है वो किस तरह इन दोनों सिस्टम्स के दरमियान सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है. द नोशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, इसके लिए एक फलसफी था, फ्रेंच फलसफी, जज भी था और फलसफी भी था. मेरा ख्याल है उसके स्पेलिंग मैंने ठीक लिखे हैं. मोंटेस्क्यू. मोंटेस्क्यू 1700s में उसने ये पहला एडवोकेट था जिसने कहा था कि तीनों इंस्टीट्यूशंस के
दरमियान सेपरेशन ऑफ पावर्स होनी चाहिए, उनकी डोमेन्स बिल्कुल क्लियरली डिमार्केटेड होनी चाहिए। उन तीनों इंस्टीट्यूशंस को पता हो कि उन्होंने क्या क्या काम करना है, और एक इंस्टीट्यूशन दूसरे इंस्टीट्यूशन के ऊपर अपना जबर मुसल्लत ना कर सके। तो मोंटेस्क्यू, फ्रेंच फिलोसोफर, ज्यूरिस्ट, राइटर, उसको कहा जाता है कि वो इवन फादर ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है। दुनिया के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस अपनी इंस्पिरेशन लेते हैं इस फिलोसोफर की किताब से, अपनी इंस्पिरेशन लेते हैं मोंटेस्क्यू की किताब से। और इसलिए इसको, इसने जो प्रिंसिपल्स ले डाउन किए थे ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, उन प्रिंसिपल्स को बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस ने अडॉप्ट किया, और उनकी लाइट में कॉन्स्टिट्यूशंस आगे बढ़ते गए। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब क्या है कि एग्जीक्यूटिव जुडिशरी का काम ना करने लग पड़े। कोई एग्जांपल जहन में आती है कि हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव जुडिशरी का काम कर रहा हो? मिलिट्री कोर्ट्स। मिलिट्री कोर्ट्स, मिलिट्री, मैंने आपको बताया कि मिलिट्री इज पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। मिलिट्री एक इंस्टीट्यूशन नहीं है, मिलिट्री एग्जीक्यूटिव के इंस्टीट्यूशन का एक डिपार्टमेंट है। जिस तरह पुलिस एक डिपार्टमेंट है, उसी तरह वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक जैली महकमा है। तो मिलिट्री अगर कोर्ट्स बनाती है और सिविलियंस को उसमें ट्राई करना शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब है कि वो जुडिशरी की डोमेन पे, जुडिशरी के दायरे इख्तियार पर कदम लगा रही है। वो जुडिशरी के दायरे इख्तियार तक अपना दायरा इख्तियार बढ़ा रही है। ये जुडिशरी के करने का काम है, कोर्ट्स मिलिट्री के या एग्जीक्यूटिव के करने का काम नहीं है। और जो एग्जांपल अभी हमने पहले दी थी कि प्राइम मिनिस्टर्स बीइंग रिमूव्ड बाय द सुपीरियर जुडिशरी, तो ये लेजिस्लेचर के करने का काम सुपीरियर जुडिशरी कर रही है, ये उसके करने का काम नहीं था। ये सुपीरियर जुडिशरी के करने का काम नहीं था, ये लेजिस्लेचर के करने का काम था। तो हर कोई अपना अपना काम करे। हमारा यही जो साकिब निसार चीफ जस्टिस था, इसने कहा डैम बनना चाहिए, और एक डैम फंड क्रिएट कर दिया। इस डैम फूल ने एक डैम फंड क्रिएट कर दिया। और हम इतने डरपोक थे कि हम परेशान रहे, और कैसे अब चीफ जस्टिस को कहा जाए कि इडियट, दिस इज नॉट योर जॉब, दिस इज अ डिसीजन टू बी टेकन बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव। डैम फंड तुम क्रिएट कर रहे हो। और पाकिस्तान के हर महकमे को हुक्म आ रहा था कि डैम फंड में लोगों की तनख्वाहें काट के, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, हफ्ता, महीना, जितना भी कोई करना चाहे, वो काट के आप डैम फंड में जमा कराएं। दिस इज एन अनलॉफुल ऑर्डर। मैं उस वक्त बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर फाइनेंस था। जिस वक्त मुझे ऑर्डर मिला कि लोगों की दो दो दिन की तनख्वाह काट के, यूनिवर्सिटी के हजारों एम्प्लॉइज, इनकी दो दो दिन की तनख्वाह काट के चीफ जस्टिस के डैम फंड में जमा कराई जाए। अब मुझे पता था कि दिस वाज एन अनलॉफुल ऑर्डर, लेकिन मुझे यह भी पता था कि अगर मैं इससे कंप्लाई नहीं करूंगा तो मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अगर इफ्तिखार चौधरी यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा सकता है,
तो डॉक्टर उमर की क्या मजाल है। तो आई न्यू कि मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है, बट आई न्यू कि दिस वाज एन अनलॉफुल ऑर्डर। जो बंदा जिसने 30 दिन महीने में काम किया है, उसकी तनख्वाह उसकी मर्जी के बगैर नहीं काटी जा सकती। सो व्हाट आई डिड कि आई सर्कुलेटेड इन द होल यूनिवर्सिटी कि जितने एम्प्लॉयज हैं, टीचर्स हैं या स्टाफ, या जो अलाइड स्टाफ है, उन सबको मैंने एक सर्कुलर किया कि चीफ जस्टिस साहब भूखे मर रहे हैं, उनको पैसे चाहिए डैम फंड के लिए, आप कितने दिन की तनख्वाह कटवाना चाहते हैं। 4 या 5 लोगों ने, 2-2.5 हजार में से 4 या 5 लोगों ने कहा कि हम 1-2 दिन की तनख्वाह कटवाना चाहते हैं। उनकी 2-2 दिन की तनख्वाह काट के कोई 8-10 हजार रुपया मैंने डैम फंड में भिजवा दिया। लेकिन ऑल अक्रॉस द कंट्री जितने भी फाइनेंस ऑफिसर्स थे, they complied with those illegal orders. They were illegal orders, and by any stretch of imagination, they were illegal. But because हजरत उमर काजिल कुजात के सामने पेश हुए थे, इसलिए डॉक्टर उमर की क्या मजाल है, या किसी भी फाइनेंस अफसर की क्या मजाल है। जब काजिल कुजात कह रहे हैं, चीफ जस्टिस कह रहे हैं, तो वो तो सुपीरियर मोस्ट विजडम है। अक्ले कुल एक इंसान नहीं हुआ करता। अक्ले कुल अगर है तो या रब की जात है या पॉपुलर विजडम है। अक्ले कुल सिर्फ कलेक्टिव विजडम में होता है। अक्ले कुल के करीब तरीन चीज जो है, वो सिर्फ कलेक्टिव विजडम में होती है। तो इफ्तिखार चौधरी जब डैम फंड बनाने के लिए लोगों को हुक्म दे रहा था, साकिब निसार जब डैम फंड के लिए लोगों को हुक्म दे रहा था कि तनख्वाहें काटी जाएं, he was infringing upon the domain of the executive। वो एग्जीक्यूटिव को ऑर्डर्स दे रहा था। वो छोटे छोटे होटलों में जाके उनके किचन्स में घुस जाता था और कहता था कि तुम्हारे बर्तन साफ नहीं है। हाउ पेटी। 26 लाख केसेस अभी जुडिशरी के सामने पेंडिंग हैं, जिनमें लोग, अभी पिछले दिनों एक बंदे ने खुदकुशी की है, खुदसोजी की है, क्योंकि उसको पिछले 6-7 साल से या 5-6 साल से कोर्ट से इंसाफ नहीं मिल रहा था और तारीखें डल रही थी। और ऐसे वक्त में जब पीपल आर सफरिंग एंड क्राइंग फॉर जस्टिस, हमारा इफ्तिखार चौधरी चीफ जस्टिस कह रहा था कि अतीका ओढ़ू एक एक्ट्रेस थी, जो हमारी एज के जो लोग हैं वो बड़ी दिलचस्पी रखते थे अतीका ओढ़ू में, उनकी खूबसूरती की वजह से। तो इफ्तिखार चौधरी ने कहा कि अतीका ओर्डू पाकिस्तान आई है और उसके बैग में शराब की बोतल निकली है, और उस पे उन्होंने सुओ मोटो नोटिस लिया कि अतीका ओर्डू को पेश किया जाए कि उसकी उसके बैग में से शराब की बोतल कैसे निकली है, क्योंकि बाकी तो पूरे मुल्क में इंसाफ का बोलबाला हो चुका हुआ है। बाकी तो 26 लाख या 26 केसेस भी जुडिशरी के सामने पेंडिंग नहीं है। जिस वक्त इफ्तिखार चौधरी ने ये अतीका ओढ़ू वाला काम किया था, उस वक्त 18 लाख केसेस थे, जो आज बढ़ के 26 या 28 लाख हो चुके हुए हैं, जो पेंडिंग है। और लोगों को, लोग आर वेटिंग फॉर जस्टिस, लोग खुद सोजियां कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं। उसी दौर में इफ्तिखार चौधरी ने जब अतीका ओर्डू के खिलाफ एक सुओ मोटो SUOMOTU, ये इसको भी देखो, इसको गूगल करो। इसको गूगल करो, इसका मतलब है कि खुद नोटिस ले लेना। सुओ मोटो नोटिस लिया इफ्तिखार चौधरी ने। ये पावर्स अब जुडिशरी से पार्लियामेंट ले चुकी हुई है। जुडिशरी अब सुओ मोटो पावर्स एक्सरसाइज नहीं कर सकती। तो उसी वक्त, उसी दौर में इफ्तिखार चौधरी ने एक और बड़ा तारीख साज फैसला किया था। एक
सबॉर्डिनेट जुडिशरी जहां पर सेशन जज की अदालत से एक केस मूव होता हुआ हाई कोर्ट पहुंचा और हाई कोर्ट के खिलाफ, फैसले के खिलाफ, वो अपील सुप्रीम कोर्ट में आई और सुप्रीम कोर्ट में कोई 8-10 साल वो पड़ा रहा और उसका उन्होंने फैसला किया इफ्तिखार चौधरी ने। और वो क्या था कि समोसों का रेट क्या होना चाहिए। समोसों के रेट के खिलाफ जो गवर्नमेंट ने फिक्स किए थे वो मातहत अदालत, सबॉर्डिनेट जुडिशरी यानी सेशन जज की अदालत में वो केस पेश हुआ और उन्होंने उसके खिलाफ जो भी फैसला किया कि इतना रेट होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए, उसके खिलाफ वो जो एसोसिएशन थी, समोसा एसोसिएशन, दे वेंट इनटू an appeal in the high court, and from there it came before the supreme court and it remained pending before the supreme court, and finally the gracious supreme court of Iftikhar Chaudhary, it decided that samosas should be given for मेरा ख्याल है ₹5.5 या कुछ उन्होंने रेट फिक्स कर दिया। ये प्रेफरेंसेस हैं आपकी जुडिशरी की जिसकी वजह से योर कंट्री हैज सफर्ड। इन्होंने this judiciary has not only harmed the cause of democracy by saying yes to the dictators, by taking oaths under the PCO, बल्कि अपना जो करने का काम है वो छोड़कर ये इन्फ्रिंज करते रहे बाकी इंस्टीट्यूशंस की पावर्स पर। बच्चे कुछ गायब हो गए, इसका मतलब भूख लग रही है और अफ्तारी का टाइम हो रहा है, हम यहाँ पे रोक देते हैं। आपने जिस चीज पर थोड़ा सा काम करके आना है वो ये है कि ये देखो कि बिटवीन द प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द स्टेट इंस्टीट्यूशंस, किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बड़ी रिजिड और क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर्स होती है और किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में थोड़ी सी फ्लूइड और ग्रे सेपरेशन ऑफ पावर्स होती है। क्वेश्चन समझे हो? क्वेश्चन ये है कि किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, ऑफ द पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म्स, किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक बड़ी रिजिड और क्लियरली डिफाइंड सेपरेशन ऑफ पावर्स होती है बिटवीन द स्टेट इंस्टीट्यूशंस, बिटवीन लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, बड़ी क्लियर और रिजिड सेपरेशन ऑफ पावर्स है। और किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, बिटवीन पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म, एक फ्लूइड सी ग्रे एरियाज हैं। यहां पर ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के दरमियान सेपरेशन ऑफ पावर्स बहुत रिजिड नहीं है, सेपरेट नहीं है, बल्कि वो एक दूसरे के ओवरलैप कर रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा सा गौर करोगे और फिर हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे और नेक्स्ट वीक इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ठीक हो गया? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, जो बच्चे अभी कोई जहन में खुद बुद है तो पूछ लो, मेरे पास टाइम है। सर वो लास्ट क्लास में मैंने आपसे पूछा था तो आपने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में पूछना कि ये जो जुडिशरी ऑफिशियल्स होते हैं इनको ये क्या किस क्राइटेरिया पे क्वालिफाई होते हैं। हाँ, अम, वो कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं टू ऑफिसर्स, इसका जो आफ्टर द 26th अमेंडमेंट इसमें कुछ चेंजेस आई हैं। लेट मी रीड, आप भी जरा 26th अमेंडमेंट में देखो, 26th अमेंडमेंट को आप भी देखो। मैं ऑफ द कफ, ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड मैं आपको चंद एक बातें बता सकता हूं, लेकिन एग्जैक्ट प्रोसीजर लेट मी ऑल्सो लुक इनटू इट, मैं देख लेता हूं। लेकिन जो एग्जैक्ट प्रिंसिपल है उसके बारे में हमें क्लियर होना चाहिए कि ये प्रिरोगेटिव लेजिस्लेचर का होता है। ये प्रिरोगेटिव, अगर जब पिछली दफा ट्रम्प वाज गेटिंग आउट ऑफ ऑफिस 2016 से 2020 में, 2020 का वो इलेक्शन हारने से पहले उसने एक दो दो तीन जजेस की वैकेंसीज सुप्रीम कोर्ट में खाली हुई थी, तो उसने
फौरन फौरन वो भरने की कि अपने हम ख्याल जजेस को सुप्रीम कोर्ट में पोस्ट कर दे। ये मैं उस सिस्टम की बात बता रहा हूं जहां पर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को इतना रिस्पेक्ट और वैल्यू किया जाता है कि वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की कि जजेस की कोई रिटायरिंग एज भी नहीं होगी, रिटायरमेंट एज भी नहीं होगी। तो वहां पर उसने जजेस, वहां पर भी जुडिशरी में जजेस को पोस्ट करने का इख्तियार एग्जीक्यूटिव हेड का है, प्रेसिडेंट का है। तो यहां पर लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट्री फॉर्म में लेजिस्लेचर के पास इख्तियार था। लेकिन इफ्तिखार चौधरी येट अगेन बहुत जय्यद जज हमारे गुजरे हैं, खुदा उन्हें गारत करे। उन्होंने जो हशर किया है इस मुल्क का, उन्होंने ये कह दिया कि 18वीं तरमीम में उन्होंने कहा कि जजेस की अपॉइंटमेंट और प्रमोशन ये जुडिशरी के अपने हाथ में होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इसी से इंश्योर होगी। बात वहीं पे चली जाती है कि कौन सी चीज, कौन सी पावर पार्लियामेंट की पावर होनी चाहिए और कौन सी जुडिशरी की पावर होनी चाहिए। तो माय आंसर टू दिस इज कि ये प्रेरोगेटिव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का है। उनका ही इख्तियार होना चाहिए कि वो सिलेक्ट करेंगे और प्रमोट करेंगे, जुडिशरी को सिलेक्ट करेंगे और फ्रॉम द लोअर टू द हायर जुडिशरी प्रमोशन। ये उन मतलब अभी भी जो एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, वो ये करती है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन हुकूमत के लोग भी होते हैं, जुडिशरी के लोग भी होते हैं, सिविल सोसाइटी के लोग भी होते हैं। तो इट इज नॉट स्टिल, क्योंकि इट इज नॉट स्टिल द सिटिंग गवर्नमेंट जो डिसाइड कर रही है, ये बताने के लिए कि हम पावर को डिफ्यूज करना चाहते हैं, पावर को कॉन्सेंट्रेट नहीं करना चाहते। तो हम इस प्रिंसिपल तक हम रहते हैं। मैं आपको सिर्फ ये प्रिंसिपल अभी दे रहा हूं कि इट शुड बी द प्रेरोगेटिव एंड द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर टू सिलेक्ट एंड प्रमोट जजेस। मैं इसके बारे में पढ़ता हूं कि एग्जैक्ट प्रोसीजर क्या क्या है और क्या क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है और किया जाना चाहिए। इसके बारे में पढ़ के आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? चलो जी, सी यू नेक्स्ट वीक।